Assalamu alaikum students. My name is Tehreem Shirazi and I am subject specialist in physics in Divisional Public School and College, Sahiwal. Today we are discussing the short questions of chapter 4, which is work and energy. किसी भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रेलेवेंट, प्रीसाइज एंड टू द पॉइंट हो। Let's start our lecture. Our first short question is: a person holds a bag of groceries while standing still, talking to a friend. A car is stationary with the engine running. From the standpoint of work, how are these two situations similar? एक पर्सन है और उसने अपने हाथ में बैग ऑफ ग्रोसरीज को होल्ड किया हुआ है। वो अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा है। एक कार के इंजन को आपने ऑन किया हुआ है, बट ये कार एक्सेलरेट नहीं कर रही। इट्स मीन कि आपने इसको स्पीड प्रोवाइड नहीं की। बोथ सिचुएशन में वर्क डन 0 हो रहा है। वर्क इज a डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क किन कंडीशंस में 0 हो सकता है? अगर आप फोर्स को 0 कर देंगे तो वर्क 0 होगा। अगर इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन में भी वर्क डन 0 होगा। अगर एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 होगा, उस कंडीशन में भी वर्क डन 0 होगा। इस शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे, सो इनका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। Both situations are similar because displacement s is 0. Hence, no work is done. So, work is 0 in both situations. Now, we are moving toward our second short question. That is, calculate the work done in kilojoules in lifting a mass of 10 kg through a vertical height of 10 meter. इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक मैथ गिवन है which is of 10 kg. We lift that mass to a height of 10 meter. You have to calculate the work done in lifting that mass from ground to that height. Here, your work done is equal to stored potential energy. So, we put work is equal to potential energy, which is mgh. हमारे पास mass given है 10 kg का, हमारे पास हाइट गिवन है 10 मीटर की और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8। हम इन तीनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड आवर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 980 जूल्स। इस शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है
कि आप अपने वर्क को कैलकुलेट करें किलो जाउल्स में। सो मैं इस वैल्यू को किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए बोथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1000 करूंगी। And our work done is equal to 0.98 kilojoules. Now we move toward our third short question, which is a force F acts through a distance L. The force is then increased to 3F and then acts through a further distance of 2L. Calculate the work diagram to scale. हम इस शॉर्ट क्वेश्चन को ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। हम फोर्स को हमेशा y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन के अंदर। हम डिस्प्लेसमेंट को अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट करते हैं और इसको मेजर किया जाएगा मीटर के अंदर। इस शॉर्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मेंशन किया गया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप F फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो L के बराबर होगी। Here your work done is equal to the area of that rectangle. एरिया क्या होता है? किसी भी लेंथ को किसी विड्थ से मल्टीप्लाई करने को हम एरिया कहते हैं। और यहाँ पे इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो F है और जो इसकी विड्थ है वो L के बराबर है। सो इस पार्ट का जो वर्क डन कैलकुलेट हो रहा है इट इज इक्वल टू FL। इस शॉर्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमने फोर्स को फर्दर इंक्रीज किया टू 3F और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो 2L के बराबर हो रही है। सो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? आप 3F को 2L से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज 6FL। Total work done of this graph is equal to the area of both such rectangles, which is FL plus 6FL. So our answer is 7FL units. Now we move toward our fourth short question, in which case is more work done when a 50 kg bag of books is lifted through 50 centimeter or when a 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with the force of 15 Newton. We have a bag of books जिसको आपने लिफ्ट किया थ्रू 50 सेंटीमीटर। हमारे पास मैस गिवन है विच इज 50 kg। हमारे पास हाइट गिवन है विच इज 50 सेंटीमीटर। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स विच इज 0.5 मीटर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाता है थ्रू अ सर्टेन हाइट, देन वर्क डन is equal to stored potential energy. So W is equal to potential energy which is equal to mgh. We put the value of mass, gravitational acceleration and height which is
50 multiplied by 9.8 multiplied by 0.5. So in our first case, work done is equal to 245 joules. In the second case, we have a crate of 50 kg. एक पर्सन उस पे 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है ताकि वो क्रेट ड्रैग हो सके थ्रू आ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर और फोर्स हमारे पास गिवन है 50 न्यूटन की। जब कोई ऑब्जेक्ट ड्रैग की जाती है फ्लोर के ऊपर, इन दैट केस वर्क डन इज इक्वल टू F.D। हमारे पास फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है इन द डाटा। You put the value of force which is 50 Newton and displacement which is 2 meter and our answer will be 100 joules. मैं अपनी फर्स्ट केस को which is 245 joules कंपेयर करूंगी with my second case which is 100 joule. इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस केस में मोर वर्क हुआ है। By comparing the answers of both the cases, we know that more work is done in the first case. I hope आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। Now we are moving toward our fifth short question. An object has 1 joule of potential energy. Explain what does it mean. अगर एक बॉडी के पास 1 जाउल की पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब है कि इस बॉडी के पास 1 जाउल का वर्क डन करने की एबिलिटी है। किसी भी बॉडी के पास जब एनर्जी होती है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी कैपेबल है इन डूइंग सम वर्क। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वेयर mg को आप वेट के बराबर ले रहे हो और हाइट को एज के बराबर ले रहे हो। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव इट through a distance of 1 meter, we said that body has the energy equal to 1 joule. इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि when 1 Newton force is applied on a body and lift it up through a height of 1 meter, the work appears as its gravitational potential energy. Then the work done is stored in the body is 1 joule. Our sixth short question is, a ball of mass m is held at a height h1 above the table. The table top is at the height h2 above the floor. One student says that the ball has the potential energy mgh1, but the other says that it is mgh1 plus h2. Who is correct? ये हमारे पास एक टेबल है और इसकी हाइट h2 हमारे पास इस शॉर्ट क्वेश्चन में गिवन है। इस बॉल को इस टेबल से एक और मजीद हाइट h1 पे प्लेस किया गया। एक स्टूडेंट टेबल की टॉप को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करता है और कहता है कि दिस बॉल हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी mgh1
और एक स्टूडेंट इस फ्लोर को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करता है और कहता है कि दिस बॉल हैज द पोटेंशियल एनर्जी mgh1। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में पहले तो हम ये बताएंगे ये दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं। इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रेफरेंस पॉइंट एक आर्बिट्ररी पॉइंट होता है। हम कोई भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए हम ये पॉइंट भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं और ये पॉइंट्स भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, इसलिए दोनों स्टूडेंट्स ही करेक्ट कह रहे हैं। सो वी कैन राइट इट एज इट इज मैटर ऑफ रिलेटिव पोजीशन for specifying the potential energy of the ball. The potential energy relative to the tabletop is mgh1 and the potential energy relative to the ground is mgh1 plus h2. Now we move toward our seventh short question. When a rocket re-enters the atmosphere, its nose cone becomes very hot. Where does this heat energy comes from? जब एक ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। ये रॉकेट जब स्पेस से री एंटर हुआ हमारे एटमॉस्फेयर में तो इसकी ये नोज कोन हीट अप क्यों हो गई? इस शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या है। बेसिकली एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जिसको हम कलेक्टिवली एयर कह सकते हैं, और एयर एक फ्लूइड है। When an object moves through a fluid, it experiences a drag force, जो कि रीजन बनती है एयर फ्रिक्शन की और एयर रेजिस्टेंस की। ये रॉकेट एक हाई स्पीड से री एंटर हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, सो इट हैज द काइनेटिक एनर्जी, और एक सर्टेन हाइट से आ रहा है, सो इट हैज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। हमारे इस शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है कि वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम। ये हीट एनर्जी हमारे पास आती है फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी and gravitational potential energy। जब रॉकेट एंटर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट करती है। दैट्स व्हाई इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, जो रॉकेट की स्पीड को स्लो डाउन करती है। इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एज इट्स मूव्स downward. So due to the resistance above, the two energies are converted into heat energy, which causes the nose cone to become heat up. इस शॉर्ट क्वेश्चन को अगर आपने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है तो हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि when a rocket re-enters the atmosphere with very high velocity, its nose cone becomes very hot due to air friction. The work done against the air friction is changed into heat. Now we move toward our eighth short question. What sort of energy is in the following? Compressed spring, water in a high dam,
मूविंग कार। हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसको आपने जोर से दबाया हुआ है, सो इट हैज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इट, बिकॉज स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करता है वो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स होती है, इसलिए उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होगी। सेकेंडली, नेक्स्ट हमारे पास वाटर एक डैम से नीचे फॉल कर रहा है, तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। थर्ड हमारे पास है मूविंग कार। मोशन इज ऑलवेज लिंक्ड विद द काइनेटिक एनर्जी, सो द मूविंग कार हैज द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। Now we move toward our 9th short question. A girl drops a cup from certain height which breaks into pieces. What energy changes are involved? हमारे पास एक कप था जो एक सर्टन हाइट पे था, उसके पास जो एनर्जी थी, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये कप सर्टन हाइट से नीचे की तरफ आता है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होती है, एंड दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हेन दिस कप टचेस द ग्राउंड, जब ये कप ग्राउंड को टच करता है तो एज अ रिजल्ट वो कप पीसेस में डिवाइड होता है और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है। कुछ एनर्जी इस्तेमाल होती है कप को तोड़ने में, कप के पीसेस मूव करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में विथ अ पार्ट ऑफ एनर्जी। जब ये कप टच करेगा ग्राउंड को तो एज अ रिजल्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज एज साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम थ्योरेटिकली इन दैट सेंस लिखेंगे। The cup has the gravitational potential energy at a certain height. When it dropped, its potential energy decreases and kinetic energy increases. Just before striking the floor, the whole of kinetic energy is changed into sound, heat, and work to break the cup into pieces. ये सारा फिनोमेना किस तरह हुआ है, इसको मैथमेटिकली हम इस तरह भी लिख सकते हैं। Now we move toward our 10th short question, which is a boy uses a catapult to throw a stone which accidentally smashes a greenhouse window. List the possible energy changes. एक लड़का है जिसके हाथ में एक गुलेल है, जिसके जरिए वो एक पत्थर फेंकता है जो स्मैश करता है एक ग्रीन हाउस विंडो को। ग्रीन हाउस एक शीशे का घर है जो पौधों को महफूज करने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि रबर्स ऑफ द कैटापुल्ट हैज द स्टोर्ड एनर्जी विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब स्टोन उस कैटापुल्ट से मूव करता है, दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जब ये पत्थर जाके विंडो को स्मैश करता है तो कुछ एनर्जी इस्तेमाल होती है शीशे को तोड़ने में,
जब ये शीशा टूटेगा तो इसके पीसेस डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड दे ऑल्सो गॉट अ पार्ट ऑफ एनर्जी विद इट। जब एक स्टोन विंडो को टच करता है तो आपको साउंड प्रोड्यूस होती है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस शॉर्ट क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही है। तो कम से कम एक नंबर इस फ्लो डायग्राम का है। तो जब आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को लिखें तो आप इस डायग्राम को पहले बनाएं। इस शॉर्ट क्वेश्चन को थ्योरेटिकली हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। The elastic potential energy of the catapult is transferred to stone as its kinetic energy. When the stone strikes the greenhouse window, the kinetic energy of the stone is changed into sound, heat, and work done in breaking the glass window. इस शॉर्ट क्वेश्चन को मैथमेटिकली हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी which further convert into sound, heat, and pieces of glass. Thank you, students. That's all about our today's lecture.